Hello everyone, this is Vimal Singh Rathore, your teacher. Welcome to Super Kalam and welcome to this jungle. We are covering the course of environment and ecology, which is very important for your upcoming UPSC prelims and mains as well, because more than 15% to 25% of your syllabus of GS comes from environment and ecology, both from static as well as from the current affairs section. We will cover the entire syllabus of environment and ecology in this completely free course. Until now, we have covered various fundamentals of ecology in the previous two sessions. अभी तक हम लोगों ने दो सेशंस कवर किए हैं. इन दिस सेशन वी विल सॉल्व 9 MCQs, जिसमें से 4 विल बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड 5 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं. ओके, इफ यू आर एबल टू सॉल्व 7 आउट ऑफ 9 questions, then it means that you have watched all the three sessions very nicely. We will first start with the questions on organism, species and community that we have studied so far. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और आज के सेशन में we will cover in detail about the rest of the ecological hierarchy. अब इकोलॉजिकल हायरार्की क्या है ये मैं इस सेशन में भी बताऊंगा, बट मैंने डिटेल में विद एग्जांपल विद अ विविड डिस्क्रिप्शन I have told in the previous session. Okay, let's quickly jump to the first question. सबसे पहले हमें क्या देखना है? करेक्ट. ओके, वी नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. Consider the following statement about ecological community. It's talking about community. Now remember, सर ने पढ़ाया था organism, species, population and community. Community क्या था? Let's study all these four statement. An ecological community consists of all the interacting species living in an area. ओहो, बिल्कुल सही बात है. ठीक है, बिकॉज ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है. हाथी, घोड़ा, let's say elephant, tiger, plants and all the microbes, if they're interacting with each other in a geographical area, then that is known as what? Community. ठीक है, the number of species in an ecological community is always constant. ओहो, no, कांस्टेंट तो होते नहीं ना भाई. वो तो लगातार इंटरेक्शन होता रहता है. लाइफ, डेथ, बायोलॉजिकल साइकिल, इट्स कीप ऑन चेंजिंग. द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिफिक स्पीशीज इन अ कम्युनिटी इज लाइक कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है, द इंटरेक्शन विद इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी इंक्लूड कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, सिम्बायोसिस. ओहो यस, बिल्कुल सही बात है. The species composition of an ecological community can change over time due to environmental changes. बिल्कुल सही बात है. सक्सेशन होता है, लेट से फ्लड्स आ गए, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, कोई मेजर अदर लाइक रेनफॉल बहुत ज्यादा हो गई, तो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर से हमारा जो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, वो चेंज होता है. ठीक है, अब इसमें से हमने देखा था कि 2 गलत है और 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये तीनों गलत. आंसर हो गया हमारा ए. ओके, ये हमारा प्रीवियस क्लास के जो कंसेप्ट पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग है. तो मैं आप लोगों की हेल्प भी कर रहा हूं. आप लोग आराम से पॉज करके आंसर कर सकते हो, बट इन द सेशन मैं आपका हेल्प करते करते समझाते रहूंगा कि इस क्वेश्चन को सही तरह से सॉल्व कैसे करना है. तो प्लीज पॉज द सेशन राइट नाउ एंड यू कैन सॉल्व एंड आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन ऑन दिस यूट्यूब सेशन. कमेंट कर सकते हो आप लोग. ठीक है, and I have seen that last two sessions have been watched by more than 8,000 aspirants so far. That's very nice. I will soon, very soon cover environment and ecology completely, and you will get the entire notes in Super Kalam Telegram channel. आप बस सुपर कलाम वर्ड सर्च कर लो टेलीग्राम पे, ये वर्ड है, और आपको सेशन के नोट्स मिल जाएंगे. आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा फोकस हटता है. ठीक है, अच्छा ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स का, तो आप बीच में पॉज करके भी देख सकते हो, इसीलिए मैंने लाइव नहीं रखा, रिकॉर्डेड रखा है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कम्युनिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ इकोलॉजी. इनमें से कौन सी एक कम्युनिटी की विशेषता नहीं है, हमें बताना है. करेक्ट, इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज. ओहो ये तो है. शेयर जोग्राफिकल मेकअप और लोकेशन. ओहो सही है. सेम जेनेटिक मेकअप. अरे भाई, कम्युनिटी में तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके के
ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, एलिफेंट, टाइगर, स्नेक्स, कोबरा, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? तो उनका सेम जेनेटिक मेकअप मेकअप कैसे हो सकता है? तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है? तो हमारा आंसर हो गया ए, बी एंड डी। तो ए, बी, डी, ये हमारे आंसर हो गए सही, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। शेयर, हाँ ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। पिछले सेशन में मैंने बहुत डिटेल में बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ स्पीशी इन बायोलॉजिकल टर्म? ठीक है, उल्टा पढ़ते हैं, यहां से यहां पढ़ते हैं, इस साइड से ऐसे पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेम जेनेटिक मेकअप, ओहो नो। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओहो, हो सकता है, हाँ है, सही है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर द सेम हैबिटेट, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखो, सेम नहीं, सिमिलर जेनेटिक मेकअप, सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, दे कैन शेयर सेम हैबिटेट। जैसे ह्यूमन है, अब ह्यूमन एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी है और एशियन कॉन्टिनेंट में भी है, बट है तो सेम ही स्पीशी ना, होमो सेपियंस, मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको। जो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है ना, वो ये है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अगर आप पिछली डेफिनेशन मेरी देखोगे तो मैंने बहुत आराम से वहां पे डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, काफी सारे बच्चे इसमें और इसमें मिस्टेक कर देते हैं, बट आंसर मैंने बताया था, स्पीशी मींस they have similar genetic makeup, similar features, that is morphological features, but the most and only most important characteristic is that they can interbreed and they are reproductively isolated from other species, and not just interbreed, they can produce fertile offspring as well. समझ में आ गया? थर्ड क्वेश्चन। अपने फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है? अब इसके बारे में पढ़ते हैं, हमें बताना है करेक्ट। स्पीशीज डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। ठीक है। हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी जनरली इंडिकेट अ हेल्दी इकोसिस्टम, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज मैंने आपको फूड वेब का कंसेप्ट बताया था, ठीक है? स्पीशीज डाइवर्सिटी इज ओनली, जहां पे भी ओनली आए ना, जहां पे भी ऑलवेज आए, नन आए, ऑल आए, तुरंत थम जाओ। कौन सा वर्ड बताया मैंने? ऑल, ऑलवेज, ओनली, नन, एट ऑल, ठीक है? जहां पे भी ऐसे कीवर्ड आए ना किसी भी ऑप्शन में, समझो कुछ खतरा है, ठीक है? Species diversity is only concerned with the number of different species, not the population of each species. This is completely wrong. 3 is wrong. Ting, ting, ting. Answer is 1, 2, and 4. Loss of species diversity can lead to ecosystem instability. अब मैं कैसे बताऊं ये? तो क्या होता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी का दो फंडे होते हैं। एक होता है स्पीशीज रिचनेस, एक होता है स्पीशीज इवननेस, ठीक है? रिचनेस मतलब कितने टाइप की स्पीशी हैं एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम में, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशी हो गई। इनका नंबर जितना ज्यादा होगा उतना उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीशी रिचनेस। स्पीशी इवननेस, किन ए, बी, सी, डी के कितने मेंबर हैं, एक एक ईच स्पीशी की कितनी पॉपुलेशन है, उसको बोलते हैं क्या? स्पीशी इवननेस। सो रिचनेस और इवननेस, दैट इज नंबर एंड टाइप ऑफ डिफरेंट स्पीशी, both are very important, both are included in species diversity। तो हमारा जो 3 ऑप्शन है वो हमारा गलत हो गया, आंसर हो गया 1, 2 एंड 4, ठीक है? Now, this session is going to be again one of the most important sessions in environment and ecology। मैंने लास्ट सेशन में भी यही बोला था, बिकॉज ये दोनों सेशन ये आते हैं किसमें? फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी। फंडामेंटल मींस ये जितने भी सारे कंसेप्ट होते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, जितने भी सारे कंसेप्ट, ओहो, व्हाट इज द डेफिनेशन
of ecology, what is the definition of environment, what is the definition of ecosystem, how they are linked, food chain, food web, ecological niche, habitat, producers, heterotrophs, डेट्रीवोर्स, ये सब चीजें क्या होती हैं, ऑर्गेनिज्म, स्पीशी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, ये सब क्या होता है, ये सारे के सारे हमने पढ़े हैं फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी में। तो अभी तक वी हैव कवर्ड ऑर्गेनिज्म, डन। ऑर्गेनिज्म में हमने क्या कवर किया था, हमने स्पीशी भी कवर कर ली थी। we have covered population in detail and we have covered community also in detail। अब हम कम्युनिटी में थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे। कौन सा step? अब ये तीन पे आते हैं, इन तीन को अभी आप पॉज कर दो, अभी यहां पे रहो। यहां के बारे में मैंने क्या बताया था, आई हैड टोल्ड यू दैट ऑर्गेनिज्म, और क्या था नेक्स्ट, पॉपुलेशन और कम्युनिटी, ठीक है। ये हैं, इसमें सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, समझे। इसके बाद जो भी कुछ आता है उसमें बायोटिक प्लस एबायोटिक, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों कंपोनेंट होते हैं। वो हमारा क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का बड़ा रूप बायोम, which is so wide that it falls between the latitudes, latitudinal patterns में होते हैं बायोम्स, ट्रॉपिकल बायोम, टुंड्रा बायोम, डेजर्ट बायोम, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, बायोस्फीयर, दैट इज एसेंशियली द प्लैनेट अर्थ। तो हम लोगों ने ये कवर कर लिया था। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और फिर दोबारा लौट के हम इन तीन को कवर करने के लिए आएंगे। इस सेशन में हम इकोसिस्टम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, बायोम की बेसिक इंट्रोडक्शन, बायोस्फीयर और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट आई वुड से प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, होम रेंज, तो ये कम्युनिटी का पार्ट है, ठीक है। गिव मी अ सेकंड, आप लोग पढ़ो तब तक स्लाइड ये। होम रेंज और टेरिटरी, इससे यूपीएससी में सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। पढ़ते हैं होम रेंज को पहले, ठीक है। सेवरल मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज may cover a definite area for searching food, mates and shelter, ठीक है, सही बात है। होम रेंज ऑफ डिफरेंट ग्रुप कैन ओवरलैप, ठीक है। होम रेंज इज लार्जर इन साइज एंड नेचुरल एंड हैज मैनी ब्रीडिंग ग्रुप्स। होम रेंज इज यूजुअली नॉट डिफेंडेड, इट मे वेरी फ्रॉम फ्यू मीटर्स, जैसे आंट्स जो चीटे होते हैं, टू मैनी किलोमीटर। अब इससे आपको क्या समझ में आया, पहला पॉइंट, ये बात चल रही है एक स्पेसिफिक स्पीशी की, वन स्पीशी, ठीक है। एक स्पीशी अपना होम रेंज कैसे डिफाइन करती है, होम रेंज क्या होता है, पहले आपने बस इतना समझा, बाकी जो भी कुछ पढ़ा वो अभी भूल जाओ, ये बात चल रही है एक स्पीशी की, ठीक है। फिर बात है टेरिटरी की, दिस इज ऑल्सो अबाउट वन स्पीशी, ठीक है। इसीलिए होम रेंज और टेरिटरी में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। एक बात याद रख लो कि होम रेंज बहुत बड़ी होती है और टेरिटरी बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, ठीक है। इतना प्रिंसिपल आप याद कर लो, पहला पॉइंट तो। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, व्हेन इन होम रेंज, अब आप एक बंदा, एक स्पीशी अपने होम रेंज में, लेट्स से टाइगर, ठीक है। A particular geographic area is marked by an individual or group of breeding individuals, ठीक है, for breeding, raising family, जैसे tiger, maybe lion is more of a family animal, ठीक है, fox, ठीक है। It is usually, it is known as territory. It is an area which is a family habitat. तो territory is also known as what? Family habitat, ठीक है। क्यों? बिकॉज ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स वहां पे अपना एरिया मार्क कर लेते हैं विद इन अ होम रेंज। A home range is formed by many territory, जैसे मैंने बताया कि होम रेंज इज स्मॉलर, अगर ये पूरी होम रेंज है तो होम रेंज इज फॉर्म्ड बाय मैनी टेरिटरी, ये सब टेरिटरी है। A home range is formed by many territory,
ठीक है। टेरिटरी इज डिफेंडेड अगेंस्ट मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी। बाहर वाले की जरूरत ही नहीं है, अपने ही स्पीशी से भी ये लोग डिफेंड करते हैं अपनी टेरिटरी को, बिकॉज मे बी कि वो उनकी ब्रीडिंग ग्रुप का, उनकी फैमिली का हिस्सा ना हो। प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? ताकि फाइट ना हो। फाइट किसकी ना हो? हैबिटाट की, फूड की, वाटर की, सनलाइट की, रिसोर्सेस की। ठीक है, वो फाइट ना हो। हमने मार्क कर लिया कि भाई ये हमारा, जैसे हमारे हम लोग के घर होते हैं, हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट द मेटिंग पार्टनर। ठीक है, मेटिंग पार्टनर के से आप उसको डिफेंड नहीं करते, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स द पार्ट ऑफ द फैमिली। बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटरी आर मार्क्ड बाय यूरिन। बाउंड्रीज ऑफ होम रेंज आर यूजली ओवरलैपिंग, दे आर नॉट क्लियरली मार्क्ड। ठीक है, बाउंड्रीज ऑफ टेरिटरी आर मार्क्ड बाय यूरिन, जैसे डॉग, टाइगर। सीक्रेशंस लाइक फेरोमोन्स, तो यूरिन से मार्क करते हैं, फेरोमोन से मार्क करते हैं, जैसे रैबिट में। टेरिटरी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स कैन नॉट ओवरलैप, जैसा मैंने बोला, होम रेंज कैन ओवरलैप, टेरिटरी कैन नॉट ओवरलैप। समझ गए? टेरिटरी कैन नॉट ओवरलैप। टेरिटरी रिड्यूस द कॉम्पिटिशन फॉर बेसिक फूड, शेल्टर, फूड, रिसोर्सेज, सनलाइट। ठीक है, अब दोबारा होम रेंज पे आते हैं। आसान हो गया होम रेंज ना, इसको एक बार रब कर देते हैं। ठीक है, होम रेंज सिंपल सा हो गया। अब तो क्या क्या सिंपल सा हो गया कि होम रेंज ऑफ डिफरेंट ग्रुप कैन ओवरलैप, टेरिटरी कैन नॉट। Home range is larger in size, territory is smaller in size. Home range is usually not defended, territory defended. Its size may vary from few meters to many kilometer. Territory is normally very very small. ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस किसमें हो गया? होम रेंज वर्सेस टेरिटरी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि ये एक ही स्पीशी के बारे में बात चल रही है, ये किसी और की बात नहीं चल रही है मित्रों। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा एक कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो हम जब हम कम्युनिटी पढ़ रहे होते हैं, इकोसिस्टम पढ़ रहे होते हैं, तो ये आता है। तो होम रेंज एंड टेरिटरी से क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन एक कम्युनिटी में या फिर जब हम बायोम पढ़ रहे होते हैं तो आता है, वो है इकोटोन एंड एज इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। डायरेक्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, इकोटोन एंड एज इफेक्ट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, व्हाट इज इकोटोन? अब समझाता हूं मैं। लेट से ये हमारा है, ये हमारा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये ऑब्वियसली किसी एक लैटिट्यूड के बीच में होगा, है ना। अप टुवर्ड्स इक्वेटर ये लैटिट्यूड मूव हो रहा है ना। हम लोग मतलब लेट से मैं एज ए ह्यूमन मूव हो रहा हूं टुवर्ड्स लैटिट्यूड। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ट्रॉपिकल डेसिडियस में कन्वर्ट होना ये शुरू हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडियस। ठीक है, तो यहां पे ना एक बाउंड्री बन जाती है, ये बाउंड्री है ना। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस के बीच का ऐसा एरिया है, एक वो ट्रांजिशन एरिया विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ ट्रॉपिकल डेसिडियस एज वेल एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी वेटलैंड, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉरेस्ट। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, अब ये क्या है ना, ये ऐसे मूव हो रहा है, ये इधर है। अब ये हो गया ट्रांजिशन एरिया। नाउ ये दिस ट्रांजिशन एरिया इज नोन एज इकोटोन। क्या बोलते हैं इसको? इकोटोन। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है? इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द एरिया ए एंड एरिया बी, दोनों इंटीग्रेट जब कर रहे हैं, दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इट हैज स्पीशीज ऑफ बोथ एरिया ए एंड एरिया बी, तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी, स्पीशीज की रिचनेस, स्पीशीज की इवननेस बढ़ जाती है। ठीक है, जो ये बढ़ती है इसको क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। क्या समझे? इकोटोन हो गया वो ट्रांजिशन एरिया, ठीक है, जो दो कम्युनिटीज के बीच में इंटीग्रेट करने का एक ट्रांजिशन जोन है। ठीक है, जैसे मैंने समझाया आपको। इस जोन में जब जो डाइवर्सिटी बढ़ रही है, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़ लो, पढ़ ही लिया होगा काफी बच्चों ने, लेकिन अपन जल्दी से पढ़ लेते हैं एक बार। पढ़ा तो मैंने दिया ही है। ठीक है, अ मैंग्रोव इज एन इकोटोन बिटवीन मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, है ना। मरीन मतलब ओशियनिक, सॉल्टी, टेरेस्ट्रियल लैंड वाला। इट कंटेन्स स्पीशी, मैंग्रोव पता है ना, जिसमें वो उल्टी रूट्स, न्यूमेटोफोर रूट्स आती हैं। ठीक है,
बंगाल सुंदरबन में बहुत मिलता है, अंडमान निकोबार में मिलता है। स्पीशीज दैट आर अडेप्टेड टू सलाइन वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द लैंड, बिकॉज सलाइन वाटर कहां से आया, वो आया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से। और फ्रेश वाटर कहां से आया, सॉरी सैलिन वाटर कहां से आया, मरीन इकोसिस्टम से। एक मिनट थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, थोड़ा क्लीन कर देता हूं। हाँ, सैलिन वाटर आया मरीन इकोसिस्टम से और फ्रेश वाटर आया कहां से, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से। ठीक है, अब इसमें ना एक ऐसा यूनिक इकोसिस्टम बनता है ब्रैकिश वाटर का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रैकिश वाटर? ब्रैकिश वाटर इज द मिक्सचर ऑफ सलाइन वाटर जो ओशियंस और सीज में मिलता है, और फ्रेश वाटर जो हमारा रिवर्स में मिलता है। उनका जो मिक्सचर होता है उसे बोलते हैं क्या, ब्रैकिश वाटर, विच इज नॉर्मली फाउंड इन एस्टुअरीज। ठीक है, तो ब्रैकिश वाटर का सॉल्ट कंपोनेंट इज वे लेसर, ऑलमोस्ट बाय 1/10 लेसर देन द सलाइन वाटर। ठीक है, तो वहां पे स्पेशल तरीके की स्पीशीज मिलना शुरू हो जाती है। उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, क्या, एज इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ही लिया, एज इफेक्ट पढ़ लिया। स्पीशीज विच अकर मोस्ट abundantly and spend their time in ecotone area is called edge species. The tendency to increase the variety and density of some organism at the community border is known as क्या, edge effect। तो हमने क्या कवर कर लिया, हमने मित्रों कवर किया एज इफेक्ट एंड इकोटोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो हमने कम्युनिटी का एक पार्ट कवर कर लिया, लास्ट पार्ट रह गया कम्युनिटी का, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद इकोसिस्टम। ठीक है, इकोटोन इट कैन बी वेरी नैरो एंड क्वाइट वाइड। जो इकोटोन एरिया था ना, ये ए कम्युनिटी थी, ठीक है, और ये बी कम्युनिटी थी, और इनका जो ट्रांजिशन एरिया था, ठीक है, इट कैन बी वेरी नैरो और वेरी वाइड। कंडीशंस आर इंटरमीडिएट टू बोथ द एडजेसेंट इकोसिस्टम। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इंटरमीडिएट ही है। अ वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन्स species which are entirely different, which can be entirely different from both A and B। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक है। जरूरी नहीं है कि ए और बी की ही स्पीशी हो, बिल्कुल नई स्पीशीज भी आ जाती है कई बार, बिकॉज वो माहौल ऐसा बन जाता है। ठीक है, वो जो क्लाइमेट है, जो जो वो पूरा जो बेल्ट का इकोसिस्टम है, वो बहुत ही यूनिक बन जाता है, तो वहां पे कई बार यूनिक स्पीशीज भी मिलती हैं। डाइवर्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंक्रीजेस, व्हिच इज नोन एज व्हाट, एज इफेक्ट। ठीक है, यहां पे हमने कवर कर लिया अपने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब दोबारा आते हैं हम बैक टू पवेलियन ऑन द इकोलॉजिकल हायरार्की। ठीक है, तो हमने ये पूरा कवर कर लिया। हमने लगभग 4-5 क्वेश्चंस लास्ट सेशन में सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और 4-5 क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर लिए। डन। अब आते हैं इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फेरिक लेवल पे। ठीक है, पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल हमने पढ़े थे पहले कि अगर एक बंगाल टाइगर की बात हो रही है तो वो हमारा एक स्पीशी, एक ऑर्गेनिज्म हो गया। अगर बहुत सारे बंगाल टाइगर हैं तो वो हमारा क्या हो गया, उनकी पॉपुलेशन। अगर बंगाल टाइगर, एलिफेंट, प्लांट सब लोग हैं तो वो कम्युनिटी हो गया एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में। अगर ये पूरा फॉरेस्ट जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब सब कुछ है, दे आर इंटरेक्टिंग, दे आर टेकन एज अ यूनिट इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया विच आर इंटरेक्टिंग एंड अफेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, इकोसिस्टम। दिस इंक्लूड्स सॉइल, एयर, वाटर, हैबिटाट। पूरा रेनफॉल से क्या इफेक्ट हो रहा है, तो इसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों आ जाएंगे। दैट इज ecosystem contains both biotic as well as the entire abiotic component, पूरा environment। ठीक है, सो ये हो गया बायोम। बायोम बेसिकली इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज अ ड्रॉप ऑफ वाटर, इट कैन बी एज बिग एज अ जंगल। ठीक है, बट बायोम रिप्रेजेंट्स अ वेरी लार्ज एरिया बिटवीन द लैटिट्यूड्स which shows similar type of characteristic, especially the plants and animals। The biological diversity is almost similar। जैसे टुंड्रा बायोम हो गया, डेजर्ट बायोम हो गया, टैगा बायोम हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए हमारे अमेजोन के, ये सारे के सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट बायोम हैं। और ये सारे बायोम मिलके पूरी पृथ्वी के, जब पूरे प्लेनेट पे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। एनी पार्ट ऑफ द प्लेनेट अर्थ which is which is supporting life
that entire planet, that part is known as biosphere. वो पूरा का पूरा planet ही है. Entire earth is supporting life. That is why entire earth is known as what? Biosphere. ठीक है. तो ये हमारा हो गया इकोलॉजिकल हायरार्की का रिवीजन. अब दोबारा से आते हैं. दिस इज डन. नाउ आई यूपीएससी की ना एक स्पेशल हैबिट है. इट इट कीप्स ऑन आस्किंग वेरी सिंपल कीवर्ड्स और उनकी डेफिनेशन में हल्का फुल्का हेर फेर हो जाता है. तो आप लोग मेरे साथ लगभग 2.5 घंटे स्पेंड कर चुके हो अब तक, सेशन 1, 2 और ये 3 मिला के. तो ना अब मैं कुछ कंफ्यूज करता हूं हल्का सा. यू कैन प्रोबली हाइड योर स्क्रीन, जस्ट लिसन टू माई ऑडियो. जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक कि सर ने ना इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या बताई थी, सर ने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? इकोसिस्टम. ये 3 याद आएंगे आपको, है ना, कि भाई स्टडी ऑफ इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट. ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट झगड़ा करते रहते हैं, इफेक्ट करते रहते हैं, इकोसिस्टम चेंज होता रहता है. ठीक है, उसकी पूरी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी. ठीक है, ए बायोटेक और बायोटेक कंपोनेंट दोनों है. ठीक है. दूसरा है एनवायरनमेंट, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स along with the chemical interaction that affect an organism. मुझे मेरा वातावरण, चाहे वो लिविंग बीइंग की वजह से हो, चाहे वो नॉन लिविंग बीइंग की वजह से हो, जैसे सॉइल, एयर, वाटर, क्लाइमेट की वजह से हो, वो मुझे कैसे इफेक्ट कर रहा है, दैट डिफाइंस माय एनवायरनमेंट. एंड इकोसिस्टम मैंने आपको बताई दिया, इट्स द कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग पार्ट, दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट, दैट इज soil, air, water, climate, how it is affecting and interacting with each other as a system, as a unit where there is proper energy transfer between several trophic levels. जो trophic levels क्या होते हैं हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे. इसको बोलते हैं क्या? इकोसिस्टम. सर ये तो बहुत इजी है, अब दोबारा क्यों रिपीट करा रहे हो? आपने अभी तो बताया है. वाई यू आर रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन? सर टाइम वेस्ट हो रहा है. अब ये पढ़ो. ठीक है, जब ये पढ़ोगे ना तो हल्का सा एक डाउट आ जाएगा कि अरे यार हमें आता भी है कि नहीं आता है. पढ़ते हैं चलो इसको. इकोसिस्टम मींस ऑल लिविंग स्पीशीज एंड देयर इंटरेक्शन फ्रॉम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. इसके स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी. तो ये थोड़ी सी ट्विस्टेड डेफिनेशन है, ताकि अगर प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली स्टेटमेंट्स इस तरह के आए, जैसे मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था स्पीशी का, तो आप कंफ्यूज ना हो. अंडरस्टूड? एनवायरमेंट मींस एवरीथिंग अराउंड यू एंड इज सीन एज रिसोर्सेज. वो रिसोर्स भी तो है ना आपके लिए, सॉइल, एयर, वाटर, सब रिसोर्स भी तो है ना मेरे लिए, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव. दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट. एक डिफरेंट तरीके की डेफिनेशन है, सही डेफिनेशन है. ecosystem is all about system of transformation, energy flow and interchangeability of living species on the basis of natural resources cycle. ठीक है सर, ये तो बहुत कठिन डेफिनेशन बता दी आपने, मजा नहीं आया. तो दोबारा बताओ. इकोसिस्टम इज अबाउट द सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है? सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, पूरा बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बन रहा है. ग्लूकोज जो बना वो रैबिट, डियर, एलिफेंट खा रहा है, उनको फॉक्स, जैकॉल खा रहा है, उनको लाइन खा रहा है. पूरा आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सनलाइट को कन्वर्ट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से आपने ग्लूकोज बना दिया. सिस्टम ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. एनर्जी फ्लो, जैसे मैंने बताया, ट्रॉफिक लेवल 1 हर्बीवोर प्लांट, सॉरी, ट्रॉफिक लेवल 1 प्रोड्यूसर्स, तो प्लांट वो खाना बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं. ट्रॉफिक लेवल 2 हर्बीवोर, वो प्लांट को खा रहा है. ट्रॉफिक लेवल 3 एंड 4 कार्निवोर, वो उन एनिमल्स को खा रहे हैं जो प्लांट खा रहे हैं. टॉप कार्निवोर ट्रॉफिक लेवल 4, वो उस एनिमल को खा रहा है. ठीक है मैंने बताया थे आपको नहीं ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, तो क्या हो रहा है? एनर्जी फ्लो, इसको बोलते हैं Q10 लॉ. ठीक है, 10% लॉ, कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल. दैट इज बाय द टॉप कंज्यूमर. दैट इज बाय द टॉप कंज्यूमर, टॉप ट्रॉफिक लेवल is the weakest link, is the weakest animal, weakest trophic level in the ecosystem. ठीक है, बिकॉज उस पे सबसे कम एनर्जी ट्रांसफर होती है. अगर यहाँ पे मान लो प्लांट ने 1000 किलो कैलोरी बनाई थी, तो इसका 10% केवल 100 ट्रांसफर होगा ट्रॉफिक लेवल 2 पे, उस पे ट्रॉफिक लेवल 2 पे, यहाँ पे.
ठीक है, इसका 10% यहाँ पे और केवल 0.1% इसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। बेसिकली 10% एनर्जी की ट्रांसफर होगी। बट होता क्या है, देर इज अ कंसेप्ट ऑफ बायोमास, देर इज अ कंसेप्ट ऑफ कीस्टोन स्पीशीज, देर इज अ कंसेप्ट ऑफ कि ऑर्गेनिज्म एक स्पीशी के एक इकोसिस्टम में कितने होते हैं, उसकी वजह से फूड चेन एफिशिएंटली चलती रहती है अनटिल अनलेस देयर इज अ मेजर डिजास्टर। तो ये डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, मैंने ड्यूरिंग रिसर्च इस पे काफी पढ़ा हुआ था, बट 10% लॉ आप लोग जरूर याद कर लेना, ठीक है। ये यूपीएससी में कभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक है। बायोम्स, एक डेफिनेशन एक्स्ट्रा जैसे मैंने बताई दे मैंने पिछले उसमें, कि दे आर लार्ज जोग्राफिकल एरिया डिफाइंड बाय कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट फीचर्स एंड डोमिनेंट प्लांट लाइफ। बायोम्स आर जनरली फाउंड इन बैंड्स ऑफ लैटिट्यूड अराउंड द प्लेनेट। ये मैंने पिछली स्लाइड में आपको वर्बली बता दिया था। तो ये हमारी 4 डेफिनेशन हो गई जो बार बार यूपीएससी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा के पूछी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे जहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एंडेमिक स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज एंड क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। बट उससे पहले आप लोगों को एक प्रॉमिस करनी पड़ेगी ये स्लाइड कवर करने के बाद, ठीक है। पहली प्रॉमिस, जो भी क्वेश्चंस कराता हूं उनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा करो। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट हो उसको कमेंट में पूछा करो। कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को सीधा आस्क एट kalam.in पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। प्रॉमिस मुझे आपसे ये चाहिए, पहली प्रॉमिस तो ये थी, दूसरी ये चाहिए कि जब भी मैं कभी आपको फूड चेन, फूड वेब कोई कंसेप्ट पढ़ाऊं और उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आप खुद से एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जरूर सीख लें जो मैंने बताया है उसके अलावा। वाई? बिकॉज यूपीएससी ने एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा पूछे हैं रिसेंट पास्ट में। तो कई बार जैसे आपको नहीं पता होगा कि सी अर्चिन्स क्या होते हैं, आपको नहीं पता होगा कि कैल्प्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें ना कई बार मिस हो जाती हैं, तो एग्जाम्पल पढ़ोगे ना तो याद आ जाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, सब चीजें कवर तो हम कर ही रहे हैं अच्छे से, ठीक है। और टेस्ट भी लूंगा मैं, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस अपनी साइड से ऐड कर रहा हूँ। अभी 4 फरवरी को एक पूरा टेस्ट है, ऑल इंडिया टेस्ट है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा शायद डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो टेस्ट भी करते रहेंगे अपन, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का अलग से भी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो लेट्स कम बैक टू द क्लासेस। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन इकोलॉजी। एंडेमिक स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो एक स्पेसिफिक एरिया में ही मिलती हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि वो एरिया आइलैंड है, बहुत ऊंचा माउंटेन है, बहुत दूर है, मतलब जैसे आर्कटिक और एंटार्क्टिक एरिया हो गया, ठीक है। किसी हिल से आइसोलेट रह गया बहुत लंबे समय तक। तो जनरली ऐसी जगह पे कुछ ऐसी स्पीशीज पैदा हो जाती हैं या फिर इवोल्यूशन हो जाता है कि वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, ठीक है। जैसे कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया, एशियाटिक लायन इन गिर, संगाई डियर इन लोकताक लेक, माडागास्कर लेमूर, एक तरीके का आप बोल सकते हो कि मंकी है, प्राइमेट है ना। गैलेपेगोस जायंट टॉर्टाइजेस, तो ये 2 एग्जांपल याद कर लेना अभी, है ना। ये मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगे हैं, बाकी सारे बहुत जनरल हैं, ये याद कर लेना। एंडेमिक स्पीशीज समझ में आ गया। दूसरा है कीस्टोन स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जिनका नंबर अपने इकोसिस्टम में काफी कम होता है, तो उनका बायोमास भी काफी कम होता है, बट वो काफी की पोजीशन होल्ड करते हैं, ठीक है। जनरली दे आर द टॉप, दे आर एट द टॉप ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। जैसे लायन इन फॉरेस्ट, शार्क इन ओशियन, सी ऑटर्स एज वेल। सी ऑटर्स ईट सी अर्चिन्स, अगर सी अर्चिन नहीं खाएंगे तो एक एल्गी होती है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर लायन नहीं होंगे तो डियर की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, डियर की बढ़ेगी तो वहां पे जो उनकी ग्रास है और जो ट्रीज है उनकी पॉपुलेशन एकदम से खत्म हो जाएगी। तो कीस्टोन स्पीशीज आर दो स्पीशीज जिनकी वजह से इकोसिस्टम सस्टेनेबल होम्योस्टेसिस मोड में है, ठीक है। होम्योस्टेसिस मींस कि वो अपने आप को रेगुलेट कर पा रहा है और कांस्टेंट एनवायरनमेंट, कांस्टेंट प्रोग्रेस मेंटेन कर पा रहा है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस होती है वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर, जिससे हम हमारी बॉडी अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है। इसी तरह से इकोसिस्टम जो भी होता है उसमें एक टेंडेंसी होती है टू मेंटेन अ इक्विलिब्रियम,
टू रेजिस्ट चेंज। ऑल्दो चेंज होता है बट वो रेजिस्ट करता है एक लेवल तक, जैसे ह्यूमन में भी चेंज होता है बट एक लेवल तक हमारी बॉडी उसे रेजिस्ट करती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। इसका एक और नाम है, याद कर लो, लिख लो, उसका नाम है होम्योस्टेसिस का इन इकोसिस्टम। उस स्टडी को बोलते हैं क्या? साइबरनेटिक्स। ये कभी भी गैस नहीं कर पाओगे, ठीक है? तुम्हें लगेगा कुछ कंप्यूटर या एआई से रिलेटेड नाम है, नहीं, साइबरनेटिक्स बोलते हैं। द स्टडी ऑफ होम्योस्टेसिस इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज व्हाट? साइबरनेटिक्स, ठीक है? अब आते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनका जिनका उस इकोसिस्टम में ना लिंक बहुत ज्यादा रेलिवेंट होता है। जैसे माइकोराइजा एक एक एसोसिएशन है, माइकोराइजा की एसोसिएशन है। माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर वास्कुलर प्लांट्स, ठीक है? अब देखो क्या होता है ना, ये वास्कुलर प्लांट ना बहुत गहराई से जाके वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। फंजाई क्या करती है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, बहुत एफिशिएंट हो जाता है। बदले में फंजाई को क्या मिल रहा है? तो इससे वाटर एब्जॉर्प्शन से क्या होगा कि प्लांट सर्वाइव कर, नॉट जस्ट वाटर बट न्यूट्रिएंट्स एज वेल। बदले में फंजाई को एक तो हैबिटाट मिल गया, ठीक है, दूसरा उसको खाना मिल गया, फूड मिल गया सीधा, ठीक है? तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो है ही है, बट ये काफी क्रिटिकल है इन इसके वास्कुलर प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए भी। इस तरह के जो वास्कुलर प्लांट्स होते हैं इस इकोसिस्टम में, जहां पे उनकी पानी और न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो ऊपर लेवल पे नहीं होते हैं, ठीक है? So these kind of species, they establishes an special critical link with other species to help the latter in some vital activity. Thus, that is why they are known as what? Critical link species. क्या समझे? Endemic species, keystone species and critical link species. ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेरी राइटिंग अगर ज्यादा खराब आ रही हो या मेरे लिखने की वजह से पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? डन, आगे बढ़े? मजा आ रहा है? हाँ, इकोसिस्टम आ गया। कितनी स्लाइड्स है इसके बाद बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। मुश्किल से 3 स्लाइड्स हैं जिसमें दिमाग ज्यादा लगाना है, उसके बाद मैं आपको बहुत ज्यादा फन एक्टिविटी कराने वाला हूँ, बहुत ही मजा आएगा। मैं आपको सीधा ऐसे बताऊंगा कि केवल 4 पॉइंट से आप जो है 1.5-2 पेज का ऐसे किसी एक सिंपल टॉपिक पे कैसे लिख सकते हो, जो यूपीएससी में, मेंस में, ऐसे में कई बार काम आता है, इसी में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? वेट करना, पूरा सेशन देखना। इकोसिस्टम हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इट इज द एबायोटिक। एबायोटिक मीन्स, पहले बायोटिक लिख लेता हूं, ग्रीन है तो, बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट in a specific geographical area interacting with each other as a single system or you can say single unit, ठीक है? सिस्टम कैसे? कि भाई ये अपने आप में ना सफिशिएंट है, ठीक है? ये अपना खाना खुद बना रहा है, इसके प्लांट्स सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज बना रहे हैं। फिर इसके जो हर्बीवोर हैं वो उस प्लांट को खा रहे हैं। फिर ट्रॉफिक लेवल 3 और 4 के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी पूरी फूड चेन सेट है, ठीक है? तो ecosystem is a community of living organism that also includes decomposers as well, ठीक है? living organisms in conjunction, basically in association with the non living component, ठीक है? like air, water, sunlight, mineral, interacting as a system. System मैंने बताया था कि system of transformation of energy, energy flow trophic level 1 से यहां से यहां की तरफ एनर्जी फ्लो कैसे हो रही है, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ लिविंग स्पीशीज, हाउ दीज स्पीशीज आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है? प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, क्रिटिकल लिंक, कीस्टोन स्पीशीज, ठीक है? हाउ देर इंटरेक्टिंग विद ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज साइकिल, कि वो पैदा हो रहे हैं, फिर उनकी जब अगर किसी प्लांट एनिमल की डेथ हो रही है, फिर डिकम्पोजर्स आ रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे ग्लूकोज से सी बाहर निकाल लिया, फॉस्फोरस निकाल लिया, अब किसी और बॉडी के कंपोनेंट से, प्रोटीन से नाइट्रोजन निकाल लिया, तो
कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक एक एनिमल और प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट से कन्वर्ट करके सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया, और वहां से वो एलिमेंट फिर से प्लांट ने खाया और आगे बढ़ा। ठीक है, वो पूरी साइकिल मेंटेन करना। तो ये सब बहुत ही एफिशिएंटली एक इकोसिस्टम में हो रहा होता है। अब इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इन विच केसेस दीज पिरामिड्स कैन बी इन्वर्टेड। ठीक है, ये उल्टे कैसे हो सकते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स को दोबारा पढ़ेंगे। ये तीनों चारों जो की पॉइंट्स हैं इनको भी हम दोबारा पढ़ेंगे। बट टुडे इज नॉट द मैंडेट टू गो डीपर इन इकोसिस्टम। टुडे इज द मैंडेट टू कंप्लीट आर इकोलॉजिकल हायरार्की। वो हमें कंप्लीट करने हैं जो हमारे 6 कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन मैंने इतनी बढ़ा दी है कि क्वेश्चंस आप सारे सॉल्व कर लोगे, लेकिन जो आने वाला है वो क्या पता, राइट। तो हम डीप में भी जाएंगे अगले सेशन में इकोसिस्टम में। ठीक है, अब ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इकोलॉजिकल नीश। ठीक है, नीश का काफी कंपैरिजन होता है हैबिटाट से। ठीक है, क्या मतलब बताओ मेरे को इन कमेंट सेक्शन, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीश एंड हैबिटाट। ठीक है, देखो हैबिटाट तो उसका वो हो गया कि वो रह कहां पे रहा है, एक स्पीशी, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। नीश है उसका ऑक्यूपेशनल एड्रेस, उसकी फंक्शनल एड्रेस। ठीक है, वो करता क्या है इकोसिस्टम में, उसका रोल क्या है। ठीक है, वो ग्रेजर है, वो डिकम्पोजर है, वो हर्बीवोर है, वो करता क्या है। ठीक है, तो वो उसका ऑक्यूपेशनल एड्रेस है इकोलॉजिकल नीश। सो नीश इज अ वाइडर फंक्शनल मोर रेलिवेंट कंसेप्ट एज कंपेयर टू हैबिटाट। ठीक है, तो इकोलॉजिकल नीश इज द फंक्शनल रोल ऑफ एनी स्पीशी इन इकोसिस्टम और द कम्युनिटी। It is the occupational address of the organism. You can say the profession and status of a specific organism in an ecosystem. That is what is called as ecological niche. डीप में हम जा सकते हैं, बट इससे डीप की जरूरत अभी है नहीं। ठीक है, तो आप ट्रस्ट करो, इतना पढ़ो आप अभी। ठीक है, गाउस प्रिंसिपल, टू स्पीशी in the same ecosystem, same geographical location, they can't have same niche। ठीक है, अगर दो स्पीशी का सेम नीश होगा तो एक खत्म हो जाएगी उस इकोसिस्टम से, वन विल बी कार्व्ड आउट। ठीक है, डेड। ठीक है, so this is known as what, principle of competitive exclusion। इस principle of competitive exclusion when it is applied to niche, then this is known as what, Gauss principle। बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th की एनसीईआरटी में दे रखा है, सिंपल सा प्रिंसिपल है। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, अब यहां पे दो स्पीशी थी जिनका नीश सेम था। व्हाट इफ ये दो स्पीशी अलग अलग ज्योग्राफी में होती, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और दूसरी ग्रासलैंड में, अगर होती तो क्या होता। तो उनको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। नीश सेम है, उनका ऑक्यूपेशन सेम है, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे। तो इसको बोलते हैं हम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। इक्वल मतलब कि इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में उनका रोल इक्विवेलेंट है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। जैसे आर्कटिक फॉक्स एंड अफ्रीकन जैकाल बोथ आर स्कैवेंजर्स, ग्रेजर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड कंगारूज ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर बोथ ग्रेजर्स। ठीक है, हो गया ना, खत्म, ये एक कंसेप्ट खत्म। अभी मैंने आपको बता ही दिया, पढ़ लो। अ नीश डिस्क्राइब्स हाउ एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स लिविंग। ठीक है, एंड रेस्पॉन्ड्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द कंपटीशन और कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो नीश एक फंक्शनल एस्पेक्ट है, वो रिसोर्सेज से, वो बाकी एनिमल से कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ना कि वो कहां रह रहा है, बस उससे रिलेशन नहीं है। द इकोलॉजिकल नीश involves both place as well as the role that an organism play inside the ecosystem। ठीक है, तो बस niche is a broader concept than habitat। its focus is on functional role played by species rather than the place, rather than only the place it needs to live। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया पूरा इकोलॉजिकल नीश का। हमने ना मित्रों धीरे धीरे काफी सारे कंसेप्ट्स कवर कर लिए, इकोलॉजिकल नीश, गाउस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इससे पहले हमने एंडेमिक स्पीशी, कीस्टोन, क्रिटिकल लिंक स्पीशी, ये सारे डेफिनेशन हमने कर ली। इससे पहले हमने इकोटोन, एज इफेक्ट, होम रेंज, टेरिटरी। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट बेहद रेलिवेंट थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं हम बायोम्स पे। ठीक है, मैंने बता दिया है ऑलरेडी बायोम क्या होते हैं। ठीक है, इट कैन बी आइदर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, बहुत से टाइप हैं, नाम भी मैंने बता दिए। डेजर्ट हो गए, एक्वेटिक बायोम्स हो गए, फॉरेस्ट बायोम हो गए, ग्रासलैंड हो गए, टुंड्रा हो गए। डिटेल में हम जाएंगे, दे विल बी अ सेपरेट सेशन जहां पे हम सिर्फ फॉरेस्ट और बायोम ही पढ़ रहे होंगे। तो अभी बस ये समझो कि बायोम होता क्या है। बायोम आर वेरी लार्ज एरिया इन बिटवीन द लैटिट्यूडनल बैंड्स which have similar characteristics, similar climatic condition, similar kind of abiotic and biotic factors, which is spread over the large area। ठीक है, वो सिमिलरिटी होती है तभी वो एक टाइप का बायोम होता है, जैसे डेजर्ट, एक्वेटिक, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड टुंड्रा। ठीक है, अब बताता हूं मैं आपको बहुत ही फनी चीज। ठीक है, रेडी हो? अब आंखें बंद करो, आप बोलो यार कि सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोम्स। अब मैं आपको देता हूं अलग क्वेश्चन। बताओ बच्चों, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जंगल। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। इन सबका आंसर सेम है, इफ नॉट सेम सिमिलर है। ठीक है, तो अगर मेरे को क्विकली लिखना है तो मैंने लिख दिया कि यार बायोम्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, हाँ भाई हमें पता है कि पूरी, जैसे अमेजोन के फॉरेस्ट हैं, दे आर नोन एज लंग्स ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, हमारा पूरा 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 रेगुलेशन क्लाइमेट का, पूरी वाटर साइकिल, पूरा वेदर साइकिल, सब कुछ इन बायोम्स की वजह से ही सस्टेन हो पा रही है, राइट। हम तो सिर्फ कंज्यूमर है, एनिमल्स, ह्यूमंस आर जस्ट कंज्यूमर, जस्ट एंजॉइंग। ठीक है, सारा काम तो यही यही बायोम्स ही कर रहे हैं एक तरीके से हमें सस्टेन करने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक बायोम, इट इज होम टू मिलियंस ऑफ फिश स्पीशीज and the sources of the water cycle. They have role in climate formation, regulation. Terrestrial biomes provide us food, tinder, enrich air with oxygen, absorb carbon dioxide and other bad gases from the air। ये काफी सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने लिख दिया। अब इस पे आ जाए ऐसे। अब आपको मैंने इतना पढ़ा दिया है, तो आपको खुद भी पता ही है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, काफी सारी चीजें पता होंगी आपको। मैं सिर्फ इकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल आपको चीजें पता ही है कि जंगल, प्लांट, एनिमल्स, इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, अगर आपको लिखने को आ जाए कि 200 वर्ड्स लिखने हैं, तो मैंने लिखने की कोशिश करी। काफी सिंपल सिंपल, देखना कितना आसान है। आपको लगेगा कि हाँ सर हमें सब आता है। पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोम्स। लेट्स से ये मेंस में आया है, ऐसे में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट दिस इज व्हाट द फॉर्डर मटेरियल इज, कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए यूज करो। ठीक है, biomes are large geographical areas that have similar climate and ecosystem. They are essential components of Earth biosphere and play crucial role in supporting life। बिल्कुल सही बात है। जैसे बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट, ईच बायोम सपोर्ट यूनिक बायोडाइवर्सिटी। जैसे भाई वेटलैंड्स हैं तो डिफरेंट तरीके का, ट्रॉपिकल है तो डिफरेंट सपोर्ट करेगा, तो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज को, डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट को वहां पे सपोर्ट करता है एक स्पेसिफिक बायोम। ठीक है, या फिर उस एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करता है। होस्टिंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अडेप्टिव adapted to its specific conditions। This biodiversity is crucial for ecosystem resilience and stability। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि डाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फूड वेब का कंसेप्ट याद करो लास्ट सेशन का। क्लाइमेट रेगुलेशन पता ही है, वाटर साइकिल हमारा स्पेसिफिकली हो गया। ठीक है, क्लाइमेट रेगुलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करना, ऑक्सीजन को रिलीज करना, वाटर साइकिल मैनेज करना, पूरा मॉनसून पैटर्न मैनेज करना, क्लाइमेट रेगुलेशन, ये भी पूरा कवर कर लिया। सॉइल फॉर्मेशन प्रोटेक्शन, बिकॉज ऑल द प्लांट्स and all this biotic community, it interacts with its environment resulting in further weathering। the rain, बारिश होती है उससे वेदरिंग होती है, लीचिंग प्रोसेस होता है, तो सॉइल का कंसिस्टेंट फॉर्मेशन बना रहता है। सॉइल फॉर्मेशन एंड इट्स प्रोटेक्शन, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश में सारी सॉइल बह जाएगी। रिसोर्स प्रोविजन, फूड, टिंडर, ऑक्सीजन, इतनी सारी की सारी चीजें, रिक्रिएशन, ये हमको मिलता है किससे? बायोडाइवर्सिटी से। कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यू, many biomes have cultural, aesthetic and recreational value। They offer spaces for tourism, spiritual activities and inspiration। Scientific research and education, biomes are the in situ basically laboratory
ठीक है, नेचुरल लेबोरेटरी जहां पे एवोल्यूशन हो रहा है, जहां पे इतने इंटरेक्शन हो रहे हैं, पॉलिनेशन हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशी जनरेट हो रही है, सक्सेशन हो रहा है, स्पीशी खत्म भी हो रही है, ठीक है। तो इट्स अ लाइव रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। इकोसिस्टम सर्विसेज, यू विल आल्सो स्टडी दिस इन डिटेल अंडर द इकोसिस्टम टॉपिक, लाइक biome provide essential ecosystem services such as air and water purification, pollination of crops and carbon storage, जिसको हम कार्बन सिंक भी बोलते हैं, याद कर लो, लिख लो, कार्बन सिंक, इसको हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, कार्बन सिंक, ठीक है। ये हमारे क्लाइमेट चेंज के कंसेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा अभी तक जो भी मैंने ये पढ़ाया, बायोम का ये जो ऐसे पढ़ा रहा हूं, ये कितना सिंपल सा है, ठीक है, लेकिन पॉइंट्स में लिखने के बाद बहुत वैल्यूएबल लग रहा है, तो ऐसे ही लगेगा एग्जामिनर को। हैबिटाट कनेक्टिविटी, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग, so that is why the conservation of biome is very very important. This is how we covered what biome, only 6-7 minutes more. Biosphere. All the biomes make up the biosphere. Biosphere is the entire part of the earth where living things exist. This include air, soil, water, light, and air. ठीक है. The word biosphere includes total sum of life and life support system, that is atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and pedosphere. It is the largest possible ecological unit. Wow. Whenever I cover ecological hierarchy, I feel so relieved because एक छोटी सी स्पीशी, चुन्नी मुन्नी सी स्पीशी, बट कैन बी अ यूनिसेलुलर अमीबा, ठीक है, वहां से हम कवर करते हैं पॉपुलेशन, वहां से हम कवर करते हैं कम्युनिटी, फिर हम आते हैं इकोसिस्टम पे, फिर हम आते हैं बायोम पे, और फिर हम आते हैं व्हाट, बायोस्फीयर पे। तो एक छोटे से यूनियन सेलुलर से आप पूरे प्लेनेट पे आ जाते हो, पूरी पृथ्वी पे आ जाते हो, ठीक है ना। कितना ज्यादा एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ना। तो ये यहां पे हमारे कवर हुए क्या, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, डन। अब आते हैं आखिरी के कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है, बस 5 मिनट और। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है। व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म इकोसिस्टम? द फ्लोरा एंड फौना जोग्राफिकल एरिया, नो, बिकॉज इसमें एनवायरमेंट की बात नहीं करी। दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, लो, लगभग दोनों सेम ही हो गए ये, ठीक है। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अदर, नो, बिकॉज ये तो कम्युनिटी हो गई, इट इज नॉट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में तो एनवायरमेंट भी आता है। फिर ये अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, तो ये हमारा हो गया राइट, अभी समझाया मैंने, तो आई वोंट गो इन डिटेल। Which one of the following term describes not only the physical space occupied by an organism but also the functional role, आंखें बंद करके ecological niche, है ना, अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। In the context of ecosystem productivity, marine upwelling zone are important as they increase the marine productivity by bringing the decomposer microorganism to the surface, nutrients to the surface, bottom dwelling organism to the surface. So this is what I call as लर्निंग फ्रॉम द एमसीक्यू, तो वो मैं बताता हूँ आपको। तो यार ओशन में ना अपवेलिंग जोन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे करंट आती है, न्यूट्रिएंट्स को ऊपर ले आती है, ठीक है। जब न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं ना, तो यहाँ पे जो एल्गी होती है वो बहुत जल्दी ब्लूम करती है, ब्लूम मतलब रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब एल्गी का क्या मतलब है मरीन इकोसिस्टम में? एल्गी को आप मान लो काइंड ऑफ ग्रास, ठीक है, ग्रास, ग्रास की तरह मान लो कि ग्रास ऑफ ओशियन, ठीक है, ग्रास ऑफ वाटर, ठीक है, एल्गी। एल्गी क्या करते हैं? एल्गी करते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। अब जब ये न्यूट्रिएंट्स अपवेलिंग जोन में ऊपर आता है, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, उसकी वजह से पूरी की पूरी फूड चेन में आपका खाना सर्कुलेट, खाना एक ट्रॉफिक लेवल 1 पे खाना बन गया ना, ग्लूकोज बन गया, अब आपकी फूड चेन बहुत जल्दी आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी वहीं पे ही बढ़ जाती है, बिकॉज अगर बेस पे ट्रॉफिक लेवल जो 1 है, यहाँ पे ही हमारी कैलोरी ज्यादा बन रही है, तो फिर इकोसिस्टम की तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी गई ना, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। सो दैट इज वाई आंसर इज न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस, बी ओनली।
डिकम्पोजर से कोई रिलेशन नहीं है। बॉटम डवेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, ऑर्गेनिज्म वो जहां पे हैं वहीं पे रहते हैं, कहीं मूव नहीं करते, ठीक है, इतनी तेज करंट नहीं होती, ठीक है उनका। बिकॉज ओशन में ना मित्रों क्या होता है, एक ना ओशन में स्ट्रेटिफिकेशन होता है, stratification on the basis of salinity, stratification on the basis of sunlight, stratification on the basis of nutrients। तो वो अपने अपनी लेयर में ही रहते हैं, ऑर्गेनिज्म ना अपनी अपनी लेयर में ही रहते हैं जहां पे उनका हैबिटाट जो उनको सुटेबल लगता है। तो इट इज मोर अबाउट द अपवेलिंग इज मोर रिलेटेड विद bringing nutrients to the surface, which results in algal bloom, which further results in higher productivity of the marine ecosystem। ठीक है, आंसर इज टू ओनली, दैट इज बी। अच्छा ये लिखा हुआ था ना, पढ़ लेना बाद में स्लाइड्स में, ठीक है। स्लाइड्स अवेलेबल हैं, सुपर कलाम सर्च कर लो, टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक ही होगा टेलीग्राम का, तीन तीन लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन में, दिख रहे होंगे, उसमें से एक लिंक होगा टेलीग्राम का, एक होगा इस लेसन की प्लेलिस्ट का, एक होगा शायद जो फोर्थ को टेस्ट है एक ऑल इंडिया फ्री टेस्ट उसका होगा, वो भी देना आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following is not a characteristic of a healthy ecosystem? हाई बायोडाइवर्सिटी है, प्रेजेंस ऑफ कीस्टोन स्पीशीज है, यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो है, बिकॉज एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही होती है एक इकोसिस्टम में, ये याद कर लो, लिख लो, ऐसे ही फ्लो करेगी एनर्जी, है ना। एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर्स, दिस इज नॉट हेल्दी, बट डिकम्पोजर नहीं होंगे तो भाई न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कैसे होगी, तो आंसर इज डी, ठीक है, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हेल्दी इकोसिस्टम। अच्छा एक चीज और है, कई बार यहां पे करेक्ट लिखा होता है, यहां पे नॉट लिखा होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी इकोसिस्टम, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, तब भी आंसर डी होता। आप समझ रहे हो, तो डबल नेगेटिव का फंडा समझ लेना, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। लास्ट क्वेश्चन, which of the following ecosystem is characterized by presence of numerous small water bodies and high rate of biodiversity? तो डेजर्ट में तो पानी होगा नहीं, माउंटेन में काफी कम वैसे ही होता है, ग्रासलैंड और वेटलैंड में वेटलैंड ही होगा आंसर। ये तो हो गया हमारा तुक्के वाला, कैंसिल वाला फंडा। ऐसे क्वेश्चंस, इतने इजी क्वेश्चन कम आते हैं, बट ये आपको बताने के लिए है कि वेटलैंड इकोसिस्टम इज वेरी वेरी प्रोडक्टिव। it is comparable to your ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और वहां पे क्या होता है, वेटलैंड इकोसिस्टम में बहुत छोटे छोटे जोन बन जाते हैं, ठीक है, अपने वाटर बॉडीज के, और उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने कवर कर लिया फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। अगले सेशन में आप लोग पढ़ के आना बेसिक, वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज रेस्पिरेशन, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, एंड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस पे मैं डिस्कस करूंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा और रिलेट करूंगा किससे, क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। क्लाइमेट चेंज को हम बार बार पढ़ेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। अभी तक जो भी कोई डाउट हो आप पूछो, बता दिए मैंने आपको कहाँ कहाँ पूछना है। टिंग 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 टिंग, ओइंग, टोंग टोंग टोंग। ठीक है, तो पहला है आपको जगह पूछने का कमेंट सेक्शन। जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको, कमेंट सेक्शन में उनको आंसर करो। कोई डाउट हो तो डाउट पूछो, कोई पर्सनल डाउट है तो आप ask@kalam.in पे भेजो। उसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप फिगर आउट कर ही लोगे, आस्क कलाम पे पूछो, कमेंट पे पूछो और बताना फिर मेरे को, ठीक है। मैं भी काफी थक गया हूँ, लंबा सेशन हो गया। मिलते हैं अपन लोग जल्दी से अगले सेशन में, ठीक है। और भी बताओ, प्रीलिम्स में और कुछ चाहिए हो तो बताना। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पूरा कर दूंगा मैं, साइंस एंड टेक के भी काफी सारे सेशंस ले लूंगा, करंट अफेयर वगैरह। अर्पिता मैम डेली डीएनए कर ही रही हैं, और कार्तिक सर का सी सेट चल रहा है। बाकी आप लोग बताना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।